नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। सिटी लाइट में आपका स्वागत है। हेडलाइंस के बाद खबरों को देखेंगे विस्तार से। रायपुर में साय कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी गई। इसके तहत कोई भी नई दुकान अब नहीं खोली जाएगी। बिलासपुर हाईकोर्ट में ज्वाइंट रजिस्ट्रार के 5 पद आकस्मिकता निधि से सृजित करने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय संशोधन विधेयक के प्रारूप पर भी कैबिनेट की मुहर लगी है। इस संशोधन में जिला न्यायाधीश को प्रधान जिला न्यायाधीश और अपर जिला न्यायाधीश को जिला न्यायाधीश करने का प्रावधान रखा गया है। इसी तरह व्यवहार न्यायाधीश प्रथम वर्ग को व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी तथा व्यवहार न्यायाधीश द्वितीय वर्ग को व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी और जिला न्यायालय को प्रधान जिला न्यायालय से प्रतिस्थापित करने का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा राज्यपाल के अभिभाषण और बजट के प्रारूप का अनुमोदन भी किया गया है। तो कई बड़े फैसले आज कैबिनेट की बैठक में लिए गए। अब कोई भी नई दुकान, शराब की दुकान नहीं खुलेगी। नई आबकारी नीति को मंजूरी दी गई है। तो हाई कोर्ट में ज्वाइंट रजिस्ट्रार के 5 पद भी आज कैबिनेट की बैठक में मंजूर कर लिए गए हैं। धर्मांतरण को लेकर सरकार गंभीर है, इस बात पर भी चर्चा हुई। सिविल न्यायालय संशोधन विधेयक के प्रारूप पर भी मुहर लगी है। राज्यपाल के अभिभाषण और बजट का भी आज कैबिनेट ने अनुमोदन किया है। तो आपको बता दें, सिविल न्यायालय संशोधन विधेयक पर मुहर लगी। राज्यपाल के अभिभाषण और बजट का अनुमोदन भी आज साय कैबिनेट की बैठक में किया गया। नई आबकारी नीति को मंजूरी दी गई है। इसके तहत अब कोई भी नई दुकान, नई शराब की दुकान नहीं खोली जाएगी। छत्तीसगढ़ आबकारी नीति 2024-25 का अनुमोदन किया गया है और हमने यह निर्णय लिया है कि कोई भी नई मदिरा दुकान नहीं खोली जाएगी। तो कई बड़े फैसले आज कैबिनेट की बैठक में लिए गए और नई आबकारी नीति को मंजूरी दी गई है, जिसमें अब सरकार ने तय किया कि कोई भी नई शराब की दुकान नहीं खोली जाएगी। छत्तीसगढ़ में पीडीसी के तहत जारी किए गए सभी 77 लाख राशन कार्डों को बदला जाएगा। नवीनीकरण के लिए 25 जनवरी से अभियान शुरू किया जाएगा और 29 फरवरी तक आवेदन लिए जाएंगे। राशन कार्ड नवीनीकरण के लिए खाद्य विभाग ने नया मोबाइल ऐप तैयार किया है। इसके साथ ही खाद्य विभाग की वेबसाइट खाद्य.cg.nic.in पर भी आवेदन फॉर्म उपलब्ध हैं। हितग्राही उचित मूल्य की दुकानों पर भी आवेदन कर सकेंगे। नए राशन कार्ड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तस्वीर होगी। इधर मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी की टैरिफ पिटीशन स्वीकार कर ली है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए दावे आपत्तियां बुलवाकर आयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 29 जनवरी को जबलपुर, 30 जनवरी को भोपाल और 31 जनवरी को इंदौर में जनसुनवाई करेगा। इसके बाद अप्रैल महीने से प्रदेश के लोगों को बिजली 3.86% महंगी मिल सकती है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का कहना है कि नियामक आयोग में अभी सुनवाई चल रही है, लेकिन हमारे समय में जो कीमतें बढ़ी हैं वो कम है। बिजली कंपनियों ने 2046 करोड़ की भरपाई के लिए बिजली दरें बढ़ाने की अनुमति आयोग से मांगी है। जानकारों के मुताबिक मध्य प्रदेश में अब औद्योगिक और गैर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 2 तरह का टैरिफ तय किया जा रहा है। इसमें दिन के समय उपभोक्ताओं को सस्ती और रात के समय महंगी बिजली मिल सकती है। कहा जा रहा है कि बिजली कंपनी उपभोक्ताओं को शाम 5 बजे के बाद से सामान्य से बढ़ी हुई दर पर बिजली देगी। इसके अलावा चार्ज भी वसूला जा सकता है। नियामक आयोग सुन रहा है, नियामक कंपनियों ने अपनी वो दी है, उस रेट की सुनवाई होने के बाद निर्णय होगा, तब कोई बात होगी। हमारे समय में, मेरे काल में
हमने कीमतें जितनी बढ़ाई हैं उनकी समीक्षा करेंगे आप, फिर जवाब मुझसे प्रश्न करेंगे तो ठीक रहेगा। ग्वालियर जिले में आवारा कुत्तों के आतंक से लोग दहशत में हैं। कई इलाकों में लोगों का घरों से बाहर निकलना तक दुर्भर हो गया है। डॉग अटैक के मामलों पर गौर करें तो हर 6 मिनट में एक व्यक्ति कुत्ते के हमले का शिकार हो रहा है। ग्वालियर जिले में 24 घंटे में 548 लोगों पर आवारा कुत्तों ने हमला किया है। ये सब सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने के लिए पहुंचे हैं। वहीं मुरार जिला अस्पताल में इस साल 11 महीनों के भीतर ही 25,000 मरीज रेबीज का इंजेक्शन लगवा चुके हैं। इन सब के बीच नगर निगम का दावा है कि उन्होंने अस्थायी सेंटर शुरू किया है जहां कुत्तों को पकड़कर रखा जा रहा है। गली में बहुत ज्यादा कुत्ते हो गए, परेशान करते हैं कुत्ते के बीच में हम लोग जा रहे थे, मोड़ लिया पैर। मैं देख रहा हूँ पिछले 1 साल से काफ़ी मात्रा में डॉग बाइट के केस बढ़े हैं। इनकी संख्या कैसे कंट्रोल की जाए या फिर इनको किस तरीके से एक पर्टिकुलर जगह पे इनको रोका जाए। कि पहले जो नगर निगम में ABC सेंटर संचालित कर रही थी कंपनी, वो अनुबंध के शर्तों के अनुरूप उसमें काम नहीं कर रही थी, तो उसका अनुबंध समाप्त किया गया है। तभी तक के लिए व्यवस्था के लिए नगर निगम के पास जो सेंटर था उसको अस्थायी तौर पे चलाने का हमारे स्तर से प्रयास किया जा रहा है। जहाँ से ऐसी सूचना मिलती है डॉग्स की इश्यूज़ की, उनको जाके हम लोग कार्रवाई करें। इंदौर में पिछले 8 दिनों से घूम रहे तेंदुए को लेकर वन विभाग के हाथ अभी तक खाली हैं। हालांकि वन विभाग लगातार सर्चिंग करने की बात कह रहा है, लेकिन इसके बाद भी तेंदुआ इलाके में लोगों को अलग अलग स्थानों पर दिखाई दे रहा है। इस दौरान तेंदुए ने गाय के एक बछड़े पर हमला करने की बात भी सामने आई है। बता दें कि नैनोद इलाके में तेंदुए के मूवमेंट की जानकारी सामने आई थी, जिसके बाद अभी तक तेंदुए को लेकर वन विभाग कोई ठोस जानकारी नहीं जुटा पाया और अब ड्रोन और नाइट विजन कैमरे की संख्या बढ़ाई जा रही है। ऐसे में लोग अपने घरों से निकलने में डर रहे हैं। हाईकोर्ट की ग्वालियर डबल बेंच ने स्वर्ण रेखा की बदहाली को लेकर एक बार फिर शासन को जमकर फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने कहा है कि कब तक DPR पेश करने के लिए समय मांगेंगे। साथ ही हाईकोर्ट ने स्वर्ण रेखा नदी में अब तक हुए काम और खर्च का निगम से ब्यौरा मांगा है। निगम आयुक्त को एक शपथ पत्र में ब्यौरा पेश करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने कहा है कि स्वर्ण रेखा नदी में कचरा ना जाए, इसके लिए जाली लगाने के मामले में स्मार्ट सिटी शपथ पत्र पेश करे। कोर्ट ने स्मार्ट सिटी और नगर निगम को 6 फरवरी तक शपथ पत्र पेश करने का समय दिया है। बता दें कि विश्वजीत रतौनिया ने स्वर्ण रेखा में फैली गंदगी को लेकर एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने शासन को फटकार लगाई है। कहा था कि उसमें जालियां लगेंगी, तो जालियों का क्या हुआ, तो उस जालियों पर भी वो कोई जवाब ना दे पाई। जब न्यायालय ने कहा कि आपने जो लाइटें लगाई हैं, एक लाइट जलती है एक लाइट नहीं जलती है, तो आपका काम तो वैसे ही बेकार है करने का, तो आप कैसे स्मार्ट सिटी का काम कर रही हैं। तो आप लिखित में अपना हलफनामा दोनों लोग प्रस्तुत कीजिए। उसके बाद माननीय न्यायालय ने अगली तारीख बिना आदेश पारित किए 6 फरवरी को दोबारा से तय किया है कि 6 फरवरी को दोबारा से पूरा इस मामले पर सुनवाई की जाएगी। कैट यानी केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण की जबलपुर बेंच ने मध्य प्रदेश पुलिस ऑफिसर्स एसोसिएशन की याचिका पर अहम आदेश सुनाया है। कैट ने पुलिस अधिकारियों के कैडर रिव्यू में हो रही लेट लतीफी पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण ने केंद्र सरकार से पूछा है कि मध्य प्रदेश में पुलिस अधिकारियों के कैडर रिव्यू में देरी क्यों हो रही है। बता दें कि ये याचिका मध्य प्रदेश पुलिस ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष और इंदौर के साइबर क्राइम SP जितेंद्र सिंह ने दायर की है। इसमें समय से रिव्यू नहीं होने पर अवार्ड से वंचित होने की बात कही गई है। केंद्र सरकार ये बताए कि इतनी ढीली गति से कैडर रिव्यू क्यों हो रहा है, और यदि इतनी धीमी गति से होना है तो हम स्पेशल कैडर रिव्यू का ऑर्डर क्यों नहीं कर सकते हैं। आज जो है इस पर जवाब मांगा है। 19 मार्च को जवाब के साथ केंद्र सरकार को प्रस्तुत होना है। मशहूर एक्टर सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने वाले और मूसेवाला की हत्या करने वाला लॉरेंस बिश्नोई गैंग अब इंदौर में भी सक्रिय हो गया है। इंदौर के कनाड़िया थाना इलाके में रहने वाले बीजेपी के नेता
अमरदीप सिंह ने इंदौर क्राइम ब्रांच को शिकायत की है कि वर्चुअल नंबर से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी भरे वॉइस मैसेज आ रहे हैं। उन्होंने शिकायत में कहा कि पहले भी इस तरह के कॉल उन्हें आ चुके हैं। शिकायत के बाद इंदौर क्राइम ब्रांच ने केस दर्ज कर फोन नंबर की जांच शुरू कर दी है। बहरहाल इस समय लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद है। अमरदीप लॉरेंस बिश्नोई बोल रहा हूँ। फोन पिक कर लेगा तो अच्छा रहेगा, नहीं तो तुझे पता ही है फिर हमारा। अमरदीप लॉरेंस बिश्नोई बोल रहा हूँ। फोन पिक कर लेगा तो अच्छा रहेगा, नहीं तो तुझे पता ही है फिर हमारा। क्राइम ब्रांच में एक एफआईआर रजिस्टर की गई है जिसमें कि एक एप्लीकेशन दी गई थी जो कि फरियादी है अमरदीप सिंह। बोलते हुए वर्चुअल कॉल से और उसमें ये उनके द्वारा ये बताया गया कि मैं लॉरेंस बिश्नोई बोल रहा हूँ, फ़ोन उठा। और इस तरह की उनके द्वारा बातें कही गई। उनके द्वारा बताया गया कि मुझे पूर्व में भी इस तरह की कुछ ऐसे कॉल्स आए थे। तो इस आधार पर थाना क्राइम ब्रांच में आईपीसी सेक्शन 506, 507 के तहत केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है। शाजापुर के पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन महाविद्यालय में बुधवार को जमकर हंगामा हुआ। वर्चस्व की लड़ाई के चलते भारतीय जनता युवा मोर्चा और एबीवीपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। बता दें कि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने 3 दिन पहले महाविद्यालय प्रशासन को ज्ञापन सौंपा था। ज्ञापन में उन्होंने असामाजिक तत्वों के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसके बाद बुधवार को विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता महाविद्यालय में खुद प्रवेश करने वाले छात्र छात्राओं के आईडी कार्ड चेक कर रहे थे। और इसी दौरान युवा मोर्चा के कार्यकर्ता महाविद्यालय पहुंचे, उनके पास आईडी कार्ड नहीं था। इसके सवाल पर विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं की युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं से तीखी बहस हुई। पुलिस के मामला शांत कराने के कुछ ही देर बाद जमकर पत्थरबाजी हुई, जिसकी जानकारी मिलने पर एएसपी ने खुद मोर्चा संभाला। कॉलेज प्रशासन बराबर चेक करता है। हम आइडेंटिटी कार्ड और यूनिफॉर्म भी देखते हैं और टोकते भी रहते हैं बराबर। तो वो हमारी प्रक्रिया जारी है। लेकिन वो उनका था कि बाहरी लोग ज़्यादा आते हैं, फिर ये इनको बाहरी कहते हैं, वो इनको बाहरी कहते हैं, और उस चक्कर में थोड़ा सा विवाद बढ़ गया था। छात्रों का 2 गुट है और एक दूसरे गुट के विरुद्ध नारेबाजी की हरकत कर रहे थे और दोनों को समझाई दी है, दोनों गुटों को अलग अलग किया है। अभी शांति है। ग्वालियर से 7 साल पहले लापता एक नाबालिग अब मुंबई में मिला है। पुलिस की टीम मुंबई से बरामद कर लापता आशु राजपूत को ग्वालियर लेकर आई है। गुमशुदा अपने माता पिता को देखकर भावुक हो गया। अब आशु विदेश जाने की तैयारी में है। पुलिस के मुताबिक नाबालिग तक पहुंचने के लिए उसके आधार कार्ड का सहारा लिया गया। पुलिस ने आधार कार्ड पर ली गई सिम कार्ड की जांच की तो एक नया नंबर मुंबई में एक्टिव मिला। इस नंबर को सर्च कर पुलिस की टीम मुंबई अंधेरी वेस्ट पहुंची, जहां पर युवक बिल्डर के रूप में पाया गया। जब वो लापता हुआ था तो 17 साल का नाबालिग था, लेकिन अब वो 22 साल का हो चुका है। आखिर में वो मुंबई पहुंचा और बिल्डर का काम करने लगा। हजीरा थाना क्षेत्र के गदईपुरा का रहने वाला आशु राजपूत 20 सितंबर 2018 को लापता हुआ था। पुलिस ने उसको सर्च किया, आधार कार्ड से उसका एड्रेस पता चला। कल ग्वालियर पुलिस उसको लेके आई है वापस। उस पर उसकी दस्तियाबी पे 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया था। पुलिस ने उसको दस्तियाब किया है, माता पिता से मिलवाया है। उसका कहना था कि अब वो मुंबई में सेटल हो गया और अच्छी इनकम कमाता है, महीनों में लाखों रुपए कमाता है। अंबिकापुर में IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। वन विभाग की नर्सरी में अवैध शराब भट्टी चलाने के मामले में एक नाबालिग समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी बात यह है कि इस गोरख धंधे का मुख्य आरोपी इंजीनियर निकला, जो वन विभाग की नर्सरी की देखरेख के लिए नियुक्त किया गया था। आरोपी कमल ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई रायपुर से की थी और कई सालों से अपने साथियों के साथ इस गोरख धंधे को अंजाम दे रहा था। पुलिस की टीम इस अवैध कारोबार में शामिल दूसरे आरोपियों की तलाश कर रही है। आपको बता दें कि अंबिकापुर के सकालो नर्सरी में चोरी के सामान के जरिए महुआ शराब भट्टी चलाई जा रही थी। यहाँ बड़ी मात्रा में अवैध शराब और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए हैं। अपना जो मुख्य आरोपी है इस मामले में, उनका नाम है कमल सिंह, 30 साल का है, पतौली क्षेत्र का रहने वाला है और वो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज रायपुर से BE किया हुआ है। 2018 में पास आउट है और उसके बाद काफ़ी इधर उधर छोटा मोटा काम करने लगा और जब लॉकडाउन लग गया था उसके बाद से ये इस एरिया में, अपना जो नर्सरी एरिया है
सकालों में, उसमें छोटा सा गार्ड रूम में रहता था और उसी के पीछे एक झोपड़ी टाइप का बना के उसी में ये अवैध शराब का कारोबार करने लगा है। भोपाल हाट में बुधवार को राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने वन मेले का उद्घाटन किया। इस मौके पर वन मंत्री नागर सिंह चौहान और वन राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा कि मेले में आए प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ खरीद कर जाएंगे, तभी समृद्धि आएगी। वहीं वन मंत्री नागर सिंह चौहान ने कहा कि ऐसे आयोजन से ग्रामीण क्षेत्रों के उत्पादों को आगे बढ़ाने का मौका मिलता है। लघु वनोपज से समृद्धि कैसे आएगी? समृद्धि यहाँ सब स्टॉल लगे हैं, करीब करीब 100 स्टॉल लगे हैं, सब यहाँ सब बैठे हुए हैं, वो कुछ न कुछ खरीद कर ले जाएंगी, तभी आदिवासी की समृद्धि आएगी। ये मेला निश्चित रूप से जो स्टॉल यहाँ पर लगे हैं और जो जड़ी बूटियाँ लेकर आए हैं, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इसका लाभ अधिक से अधिक लोग लें और ये जानने की कोशिश करें कि ये जड़ी बूटियां किस काम आती है। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बुधवार की शाम को ग्वालियर के एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। करीब 1.5 घंटे के निरीक्षण के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि यह भारत के इतिहास में सबसे कम समय में बनने वाला एयरपोर्ट होगा। 31 फरवरी के फर्स्ट वीक तक ये बनकर तैयार हो जाएगा। उन्होंने बताया कि 1 फरवरी को नई एयरलाइंस आकाशा एयर की फ्लाइट ग्वालियर से अहमदाबाद को जोड़ेगी। बता दें कि राजमाता विजयाराजे सिंधिया एयर टर्मिनल का प्रस्तावित शुभारंभ फरवरी के पहले सप्ताह में तय किया गया है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों कराया जाएगा। भारत के इतिहास में ये सबसे शीघ्र बनने वाला विमानतल बने। 16 अक्टूबर 2022 को गृह मंत्री जी के द्वारा, उनके कर कमलों के द्वारा इस विमानतल का शिलान्यास हुआ था और हमारी कोशिश रहेगी कि 31 जनवरी या फरवरी के पहले हफ्ते तक पूर्ण रूप से तैयार हो। इंदौर से अयोध्या के बीच नियमित ट्रेन को लेकर फिलहाल असमंजस की स्थिति बनी हुई है। एक तरफ जहां मीडिया में खबरें हैं कि इंदौर और अयोध्या धाम के बीच पश्चिम रेलवे साप्ताहिक ट्रेन चलाने जा रही है, लेकिन पश्चिम रेल मंडल ने इससे इनकार किया है। मंडल पीआरओ के अनुसार इंदौर अयोध्या ट्रेन संचालन का कोई सर्कुलर फिलहाल उनके पास नहीं आया। वहीं 10, 17 और 24 फरवरी को जो ट्रेनें जा रही हैं वो स्पेशल बुकिंग वाली ट्रेनें हैं, जिसमें भाजपा के नेता, पदाधिकारी, आरएसएस के स्वयंसेवक दर्शन के लिए जाएंगे। ये स्पेशल ट्रेन जो है वो अयोध्या के लिए है। जिस प्रकार से अयोध्या में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, तो उसको एक कंट्रोल के हिसाब से जो अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग दिनों में ट्रेनें चलाई जाएगी, स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएगी, ताकि वहाँ सभी श्रद्धालुओं को व्यवस्थित दर्शन भी हो सके। अयोध्या जाने के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन से 6 आस्था स्पेशल ट्रेन चलेगी और पहली ट्रेन 31 जनवरी को गोंदिया से रवाना होगी। गोंदिया के अलावा दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर रेलवे स्टेशन से भी सुविधा मिलेगी। 4 फरवरी को दुर्ग से आस्था स्पेशल ट्रेन 11:10 पर रवाना होगी। दुर्ग से 2 दिन 7 और 28 फरवरी को भी अयोध्या के लिए ट्रेन की सुविधा मिलेगी। 14 फरवरी को आस्था स्पेशल ट्रेन रायपुर रेलवे स्टेशन से दोपहर 1 बजे रवाना होगी। वहीं 18 फरवरी को बिलासपुर से दोपहर 3:05 पर यह ट्रेन चलेगी। आस्था स्पेशल ट्रेन राज्य सरकार चला रही है ताकि भक्त अयोध्या धाम पहुंचकर रामलला के दर्शन कर सकें। हालांकि इस ट्रेन के टिकट और कैटरिंग की कमान IRCTC के पास होगी। टिकट की बुकिंग जाने और आने दोनों की होगी। रेलवे के बहुप्रतीक्षित और छत्तीसगढ़ के पहले ROR यानी कि रेल के ऊपर रेल फ्लाईओवर का निर्माण
पूरा हो गया है। बिलासपुर से उसलापुर तक 10.4 किलोमीटर लंबे उस ROR का निर्माण किया गया है। रेलवे के ट्रैफिक कंजप्शन और क्रॉस मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिहाज से ये बेहद अहम है। हावड़ा एंड से कटनी रूट में जाने वाली ट्रेनें अब ROR के जरिए सीधे उसलापुर स्टेशन होकर अपने गंतव्य तक जा सकेंगी। CRS की अनुमति के बाद जल्द ही ROR पर ट्रेनों का परिचालन भी शुरू हो जाएगा। साल 2005-06 के बजट में इस ROR की घोषणा की गई थी। भूमि अधिग्रहण और दूसरी प्रक्रियाओं में इसका काम सालों तक फंसा रहा। हालांकि 15 साल बाद 2021-22 के रेल बजट में प्रोजेक्ट के लिए फिर से बजट मिला। इसके बाद प्रोजेक्ट के काम में तेजी आई और अब अनुमति के बाद जल्द ही इस पर परिचालन भी शुरू हो जाएगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर उसलापुर फ्लाईओवर का कार्य पूरा कर लिया गया है और इसका CRS इंस्पेक्शन भी कर लिया गया है और आगे अब CRS के अप्रूवल के बाद जो उनका कंप्लायंस करने के बाद जो उनका अप्रूवल होता है उसके बाद वहां पर ट्रेनें भी चलने लगेगी। फ्लाईओवर के बनने से जो अभी हमारी अब ट्रेनें हैं जो कटनी की तरफ जाएंगी, अब ये फ्लाईओवर के माध्यम से सीधे उसलापुर चली जाएंगी। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव का एक वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वे धर्माचार्य प्रवचनकर्ता के रूप में दिखाई दे रहे हैं, साथ ही भजन भी गा रहे हैं। इस वीडियो में भार्गव के गाए जा रहे भजन के बोल और कथावाचक की वेशभूषा चर्चा का विषय बनी हुई। वीडियो देखकर कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल में स्थान पाने से वंचित रहे पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव अपने पुश्तैनी और मूल कर्म कथावाचन के काम पर लौट आए हैं। दरअसल राजनीति में आने से पहले गोपाल भार्गव कथावाचन का काम किया करते थे, जिसके चलते वे फिर से सागर के गढ़ाकोटा में चल रही एक भागवत कथा के दौरान कथावाचक के रूप में नजर आए। वीडियो में मंच पर बैठे गोपाल भार्गव भजन गाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि लगातार कैबिनेट मंत्री रहे गोपाल भार्गव को इस बार डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में मंत्री पद नहीं दिया गया, जिससे वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। पन्ना टाइगर रिजर्व में पर्यटकों को शावकों के साथ बाघिन के दीदार हुए। बता दें कि पन्ना टाइगर रिजर्व की बाघिन अपने 3 वयस्क शावकों के साथ जंगल में घूम रही थी और तभी अचानक परिवार के साथ बाघिन बीच रास्ते पर बैठ गई, जिससे वहां से गुजरने वाले राहगीरों की सांसें थम गई। पर्यटक काफी देर तक रास्ते में ही रुके रहे और जब बाघिन अपने शावकों के साथ आराम फरमाने के बाद रवाना हुई, तब पर्यटक आगे बढ़ सके। पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है, जो कि आप भी देख रहे हैं। गणतंत्र दिवस समारोह के लिए छत्तीसगढ़ के तमाम जिला मुख्यालयों में फाइनल रिहर्सल की गई और जांजगीर के हाई स्कूल मैदान में आयोजित रिहर्सल में पुलिस जवान और छात्र छात्राओं ने परेड में हिस्सा लिया। इस दौरान कलेक्टर और SP ने परेड का जायजा लिया। स्कूली छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। वहीं सक्ती में जिला कलेक्ट्रेट परिसर के पास स्थित मैदान में मुख्य समारोह की तैयारी के लिए अंतिम रिहर्सल की गई, जिसका निरीक्षण कलेक्टर और SP ने किया। मध्य प्रदेश में गणतंत्र दिवस 26 की तैयारी इस दिनों तेजी से चल रही है, जिसके चलते प्रदेश भर में रिहर्सल की जा रही है। इसी कड़ी में बुधवार को जबलपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। कलेक्टर SP ने बतौर चीफ गेस्ट परेड की सलामी ली। वहीं विदिशा में ADM अनिल डामोर ने परेड की सलामी ली और उज्जैन के दशहरा मैदान में भी फुल ड्रेस रिहर्सल की गई, जहां पर IG और संभागायुक्त ने परेड की सलामी ली। जबलपुर, विदिशा और उज्जैन की तस्वीरें आपके सामने। हरदा जिले के ग्राम बिच्छापुर में संचालित आयुष विभाग का हेल्थ एंड वेलनेस केंद्र गणतंत्र दिवस पर सम्मानित किया जाएगा। हेल्थ एंड वेलनेस केंद्र के योग प्रशिक्षक लक्ष्मी नारायण विश्वकर्मा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मानित करेंगी। रक्षा मंत्रालय ने उनके नाम का चयन किया है। इस दौरान योग प्रशिक्षक लक्ष्मी नारायण विश्वकर्मा से केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी मिलेंगे। बता दें कि योग प्रशिक्षक लक्ष्मी नारायण विश्वकर्मा बीते 12 सालों से स्थानीय लोगों और स्कूली बच्चों को योग सिखा रहे हैं। ये पुरस्कार तो हम योग प्रशिक्षक के रूप में हमें भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया जा रहा है, अच्छे कर्म, अच्छे काम और अच्छे योग के हिसाब से। और हमें
श्री अपने हरदा से श्री आयुष विभाग से श्री अनिल वर्मा जी के द्वारा हमें अच्छे मार्गदर्शन दिए हमें यहाँ, उसके लिए हम गौरवान्वित हैं। हमारा पूरा विभाग हम सभी बहुत प्रसन्न हैं। हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बिच्छापुर के योग प्रशिक्षक हैं श्री लक्ष्मी नारायण विश्वकर्मा, और ये मुझे बहुत हर्ष हो रहा है, बहुत खुशी है इस बात की कि अगर इस तरह से प्रोत्साहन मिलता रहेगा तो हम और इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे और योग की कला को, हमारे आयुष विभाग की गतिविधियों को हम और जन जन तक पहुंचाएंगे। सिटी लाइट की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।